हेलो एवरीवन। वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। हम लोग बात कर रहे थे अपने पोस्ट इंडिपेंडेंस में फोर्थ चैप्टर की, और अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक डिस्टेंस फ्रॉम द टू कैंप्स। यहाँ पर जो टू कैंप्स हैं, यहाँ पर बात हो रही है यूएसए और यूएसएसआर की। जो स्वतंत्र भारत की जो फॉरेन पॉलिसी बनी, उसमें हमारा एक ये सपना था। सपना इस प्रकार से हमने एक ड्रीम परस्यू करने का सोचा था। हमने नेहरू नेहरू जी की भी बात करी थी प्रीवियस लेक्चर में, कि उनको बोला जाता था कि वो खुद के फॉरेन मिनिस्टर थे। हमने ये वाली लाइन देखी थी ऊपर हमने प्रीवियस लेक्चर में कल, कि ही वॉज हिज ओन फॉरेन मिनिस्टर, और उन्होंने किसी की बात ना सुनकर, जैसे अम्बेडकर वगैरह कहते थे, कि यूएसए की तरफ ओरिएंट हो जाओ और अपनी फॉरेन पॉलिसी प्रो यूएस से फॉरेन पॉलिसी बना लो, या फिर कई लीडर्स और पार्टीज ये कहती थी प्रो यूएसएसआर हो जाओ। लेकिन हमने जो पॉलिसी फॉरेन पॉलिसी परस्यू करी वो थी हमारी नैम की फॉरेन पॉलिसी। और उसमें हमारा सपना ये था कि हम एक पीसफुल दुनिया का निर्माण करना चाहते हैं, उसमें एक ऐसी पीसफुल दुनिया जिसमें भारत का भी अहम योगदान हो, कोल्ड वॉर के टेंशन को रिड्यूस करके, और बाय कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन रिसोर्सेज टू यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस। एंड यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस क्या होते हैं, ये भली भांति तरीके से हम लोग यूएन वाले चैप्टर से जानते हैं। किसी को कोई डाउट है यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशन या यूएन पीस कीपिंग फोर्स में? श्रीलंका का लट्टे इशू याद है, एलटीटी वाला? उसमें इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस भिड़ गई थी, उसी चक्कर में हमारे प्रधानमंत्री का असैसिनेशन हो गया था। याद है वो सारा कंटेक्स्ट? अब याद आया पीस कीपिंग फोर्सेस क्या होती हैं, है ना? तो राइटर हमसे ये बोल रहा है कि अगर आप लोग इसको पढ़ रहे हो तो यू माइट आस्क वाई इंडिया ने ज्वाइन क्यों नहीं करा कोल्ड वॉर के टाइम पर दो कैंप्स को, जबकि हमने कल प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस करा था इन कैंप्स को ज्वाइन करने से इंडिया को तो फायदा ही मिल रहा था। 1947 में इंडिया का बर्थ हुआ और उसकी रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी ये सुपर पावर्स ले सकती थी बहुत आराम से। इंडिया ना, जो मिलिट्री अलायंसेज जो थे, नेटो, सीएटो, सेंटो बाय यूएसए एंड वॉर्सो पैक्ट बाय यूएसएसआर, इनसे दूर रहना चाहता था इंडिया। ठीक है? और इंडिया, हमने ये पढ़ा था कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में, चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 3 तक हमने ये वाली बात बहुत अच्छे से भली भांति तरीके से पढ़ी थी। आप सबको याद होगा, शैली, अंकिता, कि उसमें एक टॉपिक लिखा हुआ था ना कि इंडिया क्यों नहीं ज्वाइन कर रहा था, इंडिया क्यों दूर था। तो ये चीज वो हमने वहां पर भी पढ़ी थी कि एक तो वो दोनों से सपोर्ट चाहता था, क्योंकि कल को अगर कोई भी एक यूनिपोलर वर्ल्ड बन जाता है और इंडिया अगर दूसरे कैंप में हुआ, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया यूएसए को ज्वाइन कर लेता और यूएसएसआर अगर कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स जीत जाता, और कल को आज के टाइम में यूएसएसआर लीड कर रहा होता, रशिया लीड कर रहा होता अगर वर्ल्ड को एज अ यूनिपोलर कंट्री, तो फिर तो ये जिंदगी भर छिड़ता ही रहता हमसे। और हम यूएसएसआर को ज्वाइन कर लेते तो आज नतीजा क्या है, यूनिपोलर वर्ल्ड किसने बना रखा है? यूएसए ने बना रखा है, तब भी हमें तकलीफ होती। तो हमारे जो लीडर्स थे वो थोड़े से इस मामले में फ्यूचरिस्टिक चालाक थे, आप ऐसा कह सकते हो। देवर क्लेवर इनफ कि जब हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं से ऑफर आया कि आप हमारे यहाँ पढ़ा लो, दूसरा इंस्टीट्यूट कह रहा हमारे यहाँ पढ़ा लो, मैं थोड़े से नखरे तेवर टाइप दिखा रहा हूँ कि नहीं, उसको भी थोड़ा सा लटका कर रखा है मैंने और दूसरे वाले को भी लटका कर रखा है, ताकि मुझे दोनों से सपोर्ट मिलता रहे, और किसकी हाईएस्ट रकम होगी, कहाँ से मुझे ज़्यादा बेनिफिट मिलेंगे, ये मुझे ऑफर जो है, जो मुझे कोई दे रहा है वो मेरा बढ़ाए, तब जाकर मैं डिसीजन लूँ। ठीक है? यही चीज़ है। तो ये चीज हम पढ़ चुके हैं कोल्ड वॉर के कंटेक्स्ट में, कंटेम्पररी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक में, कि यूएसए जो लेड कर रहा था नेटो को, और जो सोवियत यूनियन जो लेड कर रहा था वॉर्सो पैक्ट को, ये इस टाइम पर कोल्ड वॉर के एरेना के टाइम पर एग्जिस्टेंस में आते हैं। लेकिन इंडिया ने ना नेटो, सीएटो, सेंटो, ना वॉर्सो पैक्ट को ज्वाइन करते हुए, यानी कि ना यूएसए और यूएसएसआर के कैंप को ज्वाइन करते हुए, अपनी खुद की एक आइडियल फॉरेन पॉलिसी अप्रोच अपनाई, जिसको हम लोग कहते हैं नैम। अब यहां से इतनी डिस्कशन करने के बाद मैं आप सभी को, अगर आप लोग ह्यूमैनिटीज से तो अच्छी बात है, और नहीं हो तो सुनो एक बात। अगर आपसे आज के बाद कोई पूछे कि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है, तो आप कहना इंडिया की फॉरेन पॉलिसी नैम है। इंडिया ने कोल्ड वॉर के टाइम पे ही अपनी फॉरेन पॉलिसी का निर्माण करना शुरू करा था, और वो नैम की फॉरेन पॉलिसी ये कहती थी शुरू शुरू में, इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू टो the line of toe the line of either of the सुपर पावर्स।
ये लाइन लिख कर आ जाना कहीं पर भी, चाहे कोई भी ये सुन रहा हो, कोई सा भी एग्जाम हो, कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी उसका अगर आपको एक शब्द में है कि हमारी फॉरेन पॉलिसी का नाम क्या है, हमारी फॉरेन पॉलिसी का नाम है नैम, नॉन अलाइन मूवमेंट। कोल्ड वॉर के टाइम पे इसका स्वरूप कैसा था, तो वो ऐसा था, इंडिया वॉज नॉट विलिंग टू टो द लाइन ऑफ ईदर ऑफ द सुपर पावर्स। किसी को भी ज्वाइन नहीं करा, किसी की भी लक्ष्मण रेखा नहीं नहीं लांघी इंडिया ने, नहीं क्रॉस करी। ये एक डिफिकल्ट बैलेंसिंग एक्ट था और ये कभी कभार परफेक्ट हुआ भी नहीं। कुछ इंसिडेंसेस यहाँ पर दे रखे हैं, क्या 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 एक चुनौतियाँ आई सामने। 1956 में जब ब्रिटेन ने इजिप्ट को अटैक करा स्विस कैनाल के मुद्दे पर, ठीक है, इंडिया ने एक वर्ल्ड प्रोटेस्ट चलाया इसके अगेंस्ट, इस नियो कॉलोनियल इन्वेजन के अगेंस्ट। अब आपको मैं एक बात बता देना चाहता हूं, देखो ध्यान से सुनना, ये पीएसआईआर के पर्सपेक्टिव से है। एक होता है कॉलोनियलिज्म, आज के बाद जिंदगी में किसी भी वर्ड के आगे नियो सुन लो ना, नियो, और नियो कॉलोनियलिज्म हो या नियो कुछ भी लिखा हो, चलो हम मान लेते हैं नियो कॉलोनियलिज्म। इनमें डिफरेंस क्या होता है? ये जो है ना, ये वाला शब्द कॉलोनियलिज्म, ये ना 19th-20th सेंचुरी एरा का वर्ड है, और अर्ली 21st सेंचुरी भी कह सकते हो, लेकिन जनरली 20वीं शताब्दी से पहले पहले का शब्द, 21वीं शताब्दी से पहले पहले का शब्द है। इसका मतलब ये होता है एक कंट्री की, कोई बाहर की कोई कंट्री आ रही है और वो एक कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्रीज पे जब कब्जा करती है ना, उसकी अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था को चेंज करने के लिए, वो होता है कॉलोनियलिज्म। न्यू कॉलोनियलिज्म में क्या होता है कि कोई भी कंट्री टेरिटरी इन्वेजन नहीं करती किसी कंट्री की, उसको कब्जा नहीं करती, उसकी ये इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर को चेंज ना करके, वो जो कंट्री होती है वो ये सोचती है कि यहां पर लोगों का कल्चर इन्वेड कर दो, कुछ प्रैक्टिसेस इन्वेड कर दो, उस कंट्री को किसी ना किसी तरीके से दबाव में लेकर आओ, प्रेशर लेकर आओ कि वो XYZ पॉलिसी को अपनाए जो कि इनके फेवर में वर्क करेगी। फॉर एग्जाम्पल, नए तरीके से हमें कॉलोनियलिज्म कैसे देखने को मिलता है, याद करो सब लोग वो चीजें, हमारे घर घर में हर चीज यूएसए की है, याद है वो मैकडोनल्डाइजेशन वर्ल्ड, पिज्जा कल्चर और जीन्स कल्चर जिसके बारे में, KFC कल्चर जिसके बारे में बात करता रहता हूं मैं, सोशियोलॉजी एंड ग्लोबलाइजेशन के कंटेक्स्ट में, पॉलिटिकल साइंस में, यही चीज है ये। बट इन द सेम ईयर, जब देखना, मतलब यहां पर ना ये राइटर बोलना नहीं चाह रहा है ऐसा, क्योंकि भारत की एनसीईआरटी है, लेकिन यहां पर अब जो लाइन आएगी ना उसमें आपको ये देखिएगा, ऊपर जब ब्रिटेन ने इजिप्ट के ऊपर अटैक करा, स्विस कैनाल के ऊपर, तब तो इंडिया ने जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला के, टेबल थपथपाकर हर जगह अपना नारा, मतलब अपना नारा दिया कि मतलब ये गलत है, गलत है, गलत है। अब जो मैं बताने जा रहा हूं उसमें राइटर आपको ये बताना चाह रहा है कि इंडिया ने दोगलापन कैसे दिखाया। देखो, इन द सेम ईयर जब यूएसएसआर ने हंगरी को इन्वेड करा, अब यूएसएसआर तो उस जमाने का सबसे अच्छा दोस्त भारत का, इंडिया ने जो हंगरी के सपोर्ट में ऑल ओवर द वर्ल्ड जो पब्लिक कंडमनेशन चल रही थी ना, क्रिटिसिज्म चल रही थी, ठीक है, इसमें इंडिया कुछ नहीं बोला। जैसे अभी रिसेंटली देख लो, रशिया ने यूक्रेन को इन्वेड करा, यूएन में इंडिया ने क्या करा, वोट ही नहीं करा, ना हाँ या ना, जानते हो ना ये सब, ये वाली बात, यही चीज है। डिस्पाइट सच अ सिचुएशन, इन सब के बावजूद भी इंडिया जो है इसने इंडिपेंडेंट स्टैंड लिया वेरियस इंटरनेशनल इश्यूज पर, और उसको किसी भी पावर ब्लॉक को ज्वाइन ना करके एक बेनिफिट ये मिला कि वो दोनों से ही एड एंड असिस्टेंस प्राप्त कर सकता था। जैसे मैंने अभी आपको कोचिंग का एग्जांपल बताया कि अगर आपको दो कोचिंग या कोई भी, मतलब कोई भी एक ब्रांड है जो आपको एम्बेसडर बनाना चाह रहा है अपने कंपनी में, अपने उस ब्रांड के लिए,
तो आप इतरा रहे हो, थोड़ा सा मतलब नखरे दिखा रहे हो, क्योंकि आप दोनों से सपोर्ट चाहते हो कि यार कौन मुझे ज़्यादा ऑफर देगा, कौन मुझे फ्री के प्रोडक्ट्स पहुंचाएगा घर पे। तो दोनों से ही फायदा लो। किसी एक का थप्पा लग गया तो दूसरे वाले का तो रास्ता खत्म, फिर वो थोड़ी ना पूछेगा आपको ये चीज़। तो जब इंडिया अब क्या कर रहा था, इंडिया ने नैम बनाया, और नैम बनाने के बाद ना इंडिया समझा रहा था जो नई डेवलपिंग कंट्रीज थी, जो नई नई कंट्रीज जो बर्थ ले रही थी, आज़ाद हो रही थी, कॉलोनियलिज्म के जो चंगुल से बाहर निकल रही थी, तो इंडिया उन सबको ये बोल रहा था, देखो तुम पहले कॉलोनियलिज्म का शिकार थे, अब तुम नियो कॉलोनियलिज्म का शिकार हो जाओगे। अब तुम नियो कॉलोनियलिज्म का शिकार हो जाओगे। तो तुम ये बेवकूफ़ी मत करो कि कल को तुमने अपनी कंट्री को कब्जा करवा लिया, हम भी उसमें शामिल थे, हम लोगों ने जैसे तैसे करवा लिया, लेकिन अब दोबारा ये गलती मत करो कि सिर्फ इस लालच के चक्कर में कि आने वाले टाइम में हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम इनके सारे रहेंगे तो बूस्ट तो हो जाएगी, लेकिन किसी का सपोर्ट पाने का मतलब ये होता है कि उसका कुत्ता बनकर रहना, उसका कुत्ता बनकर रहना। तो इंडिया उस टाइम पर ना कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था बड़े सारे डेवलपिंग कंट्रीज को कि हम लोगों को ना नैम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन अलाइंड मूवमेंट को। और नैम के 5 फाउंडिंग फादर में से हमारी कंट्री भी शामिल थी, नेहरू जी भी वन ऑफ द फाउंडिंग फादर्स थे, जिसके बारे में कल हमने बात करी थी। इंडिया से नेहरू, इजिप्ट से गमल अब्दुल नासिर, इंडोनेशिया से डॉक्टर सुकर्नो, घाना से कौमे नक्रुमा, और यूगोस्लाविया से जोसेफ ब्रोस टीटो। तो पाकिस्तान ज्वाइंट द यूएस लेड मिलिट्री अलायंसेस। देखो कल हमने बात करी थी इसके बारे में, यहां पर आ गया कि पाकिस्तान ने ना यूएसए के कैंप को ज्वाइन कर लिया था, एंड दिस इज अ 1 मार्कर क्वेश्चन, इट कैन कम इन वेरियस एग्जामिनेशंस, ये याद रखना। यूएसए ना इंडिया के इस इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव से खुश नहीं था। तो यार वही चीज़ होती है ना, जब कोई पावरफुल होता है और जब हमें कोई ऑफर दे रहा है और फिर हम उसको मतलब अपना इंडिपेंडेंट स्टेटस मेंटेन करें, तो वो थोड़ा सा नीचा झुकाने के लिए और वो कुछ करने के लिए वो शर्मिंदा करता है। अब क्या हुआ, सच में हमें परेशानी आ गई, और तब हमें लगा कि यार किसी को ज्वाइन कर लेते यार, थोड़ा सा आज ये परेशानी ना होती। याद करो वो परेशानी जो हमने रिसेंटली अभी अब मेरे को याद नहीं कौन से सब्जेक्ट में हम लोग पढ़ रहे थे, इसी में पढ़ रहे थे आई थिंक प्रीवियस चैप्टर में, खाने पीने की किल्लत हो गई थी ना देश में, अनाज की कमी हो गई थी। उस टाइम पर तक तो ग्रीन रेवोल्यूशन भी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था। तो याद है PL40 प्रोग्राम के अंतर्गत यूएसए हमें अनाज पहुंचाता था, और कभी कभार तो ऐसा गेहूं पहुंचाता था जिसकी रोटियां काली बनती थी। और मैंने तुम्हें बोला भी था अपने पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पर उनसे पूछकर देखना, अपने दादा दादी या पापा मम्मी से पूछकर, पापा मम्मी तो चलो छोटे होंगे, दादा दादी से पूछकर देखना है, नाना नानी से पूछकर देखना, उनको बहुत अच्छे से पता होगा। काली रोटियां बनती थी जैसे हमारे बाल होते हैं। तो अब ये घटिया अनाज ही तो भेज रहा है एक तरीके से एहसान करने के लिए, और कोई फ्री का भी नहीं था। उस प्रोग्राम के अंतर्गत हर चीज फ्री की भी नहीं थी। लेकिन फिर वही है, मैंने बताया भी था उसमें, मैंने एक चीज़ भी, एक कड़वी बात बोली थी कि जब तक हमारा नेचर ऐसा होता है कि जब तक हमें जूता ना पड़े ना, इंसान के सारे रास्ते बंद ना हो जाए, तब तक वो सोचता नहीं अपने पैरों पे खड़े होने के लिए। बस जब ये जूता पड़ा तो बस अपने आप ही फिर आसमान से टपक गया ग्रीन रेवोल्यूशन, HYV सीड्स आ गए, फिर तो इतना अनाज हो गया कि बेचने लग गए। यूएसए वॉज नॉट हैप्पी अबाउट इंडियाज इंडिपेंडेंट इनिशिएटिव्स, ये नैम वगैरह जो लॉन्च कर रहा था और दूसरों को जा जाकर बोल रहा था, यूएसए इस बर्ताव से बिल्कुल खुश नहीं था, और नैम की पॉलिसीज ऑफ कोर्स। देयरफॉर देयर वॉज अ कंसिडरेबल अनेस इन इंडो यूएस रिलेशन, यानी कि इंडो यूएस रिलेशन 1950s के टाइम में बिगड़ जाते हैं। मैं आपको इतने आराम से और ये सब क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज PSIR में जब पेपर 2 पे हम लोग आएंगे और एक एक कंट्री को जब हम देखेंगे, इंडिया के रिलेशन इससे, इंडिया के रिलेशन उससे, इंडिया के रिलेशन इस ग्रुप से, इंडिया के रिलेशन फलाने डिक में से, तो हम लोग बात जनरली 1947 से ही करना शुरू होते हैं, चाहे PSIR हो, चाहे GS पेपर 2 हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, चाहे समक्ष CBSE दे रहा हो। आपको एक ना टाइमलाइन आती है, मैं ये वाली बात अगर CBSE के स्टूडेंट्स भी सुन रहे हैं मुझे, तो मैं उनके लिए भी बोल देता हूँ, एक ना टाइमलाइन आती है आप लोगों को बोर्ड्स में लिखने के लिए कि कमेंट करो इंडिया और रशिया के रिलेशंस आज तक कैसे, कंटेम्प्रेरी टाइम तक, या यूएसए के कैसे हैं। अब यहाँ पर वो वक्त आ गया है कि आप उस वाली बुक, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाली बुक की इंफॉर्मेशन को इधर की इंफॉर्मेशन से कंबाइन करो, और वैल्यू एडिशन के लिए जो लोग हायर एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल यूपीएससी या स्टेट PSC, वो करंट अफेयर का थोड़ा सा आइसिंग कर देना, सजा देना बस अपने आंसर को। लेकिन ये जो टाइमलाइन है ना, ये टाइमलाइन आप इस NCERT से पढ़ लो,
आप फिर चाहे PSIR लेवल तक भी चले जाओ, आपको कुछ भी नया नहीं मिलने वाला। इंडो यूएस रिलेशन शुरू में ही हमें ये लिखना होता है इंट्रोडक्शन में हर एक पेपर के, एक खटास के साथ शुरू हुए थे। दे वर कोल्ड रिलेशन। वार्मथ रिलेशन क्या होता है? जिसमें गर्माहट होती है। गर्माहट वाले रिलेशन वो होते हैं जो कोजी कोजी से होते हैं, अच्छे होते हैं, जिनमें समझ होती है, अंडरस्टैंडिंग होती है, गहराइयाँ होती है एक दूसरे को समझने की। जब हम बोलते हैं अंग्रेजी में रिलेशनशिप कोल्ड हैं, तो इसका मतलब बेकार है, ठंडे रिश्ते हैं। यूएसए ऑल्सो रिजेंटेड इंडियाज ग्रोइंग पार्टनरशिप विद यूएसएसआर। तो ये सब यूएसए देख तो रहा ही था कि जब इसने किसको, हंगरी को इन्वेट करा, तब तुम कुछ नहीं बोले, और हमें पता है दुनिया को बेवकूफ़ मत बनाओ। यूएसए बोलता था कि मिक्स्ड इकोनॉमी के नाम पर तुमने जो दोनों चीज़ें मिक्स कर रखी हैं, कैपिटलिज्म एंड सोशलिज्म, लेकिन तुम ज़्यादातर ओरिएंटेड सोशलिज्म की तरफ ही हो। अब अगर कल को ये क्वेश्चन कहीं पर भी आए तो हम इस चीज़ को डिफेंड कैसे करते हैं? मैंने बताया था आपको, हम कैपिटलिज्म को इंट्रोड्यूस तो कर दिया था हमने, लेकिन यार हम शुरू में उसको 50% वेटेज नहीं दे सकते थे कि 50% सोशलिज्म कर दें, 50% कैपिटलिज्म कर दें। प्राइवेट इंडस्ट्रीज वर येट टू ग्रो, उनको डायरेक्शन देना जरूरी था। सबसे बड़ी बात था हमारे देश में अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की समस्या और लैक ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट की समस्या। इसको दूर करने के लिए सबसे पहले पब्लिक गुड्स का आना जरूरी था। और पब्लिक गुड, चाहे भारत हो चाहे कोई सा भी देश हो, हमेशा पब्लिक गुड को डिस्ट्रीब्यूट करने का काम सरकार का होता है। बिकॉज सरकार का पर्पस होता है, सरकार एग्जिस्ट ही इसलिए करती है टू डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक गुड्स एट अ रीजनेबल रेट अमंग्स जनता। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज इसलिए एग्जिस्ट करती है किसी भी देश के अंदर, चाहे दुनिया का कोई सा भी कोना हो इस प्लेनेट अर्थ पर, वो इसलिए एग्जिस्ट करती है प्रॉफिट मेकिंग के चक्कर में। तो हमें पता है, मतलब इंडिया देखो, इतनी सारी परेशानी आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, इतना प्रेशर आ रहा था, और ये खटास ना काफी टाइम तक कंटिन्यू भी रहती है। अगर आपने मेरे लेक्चर्स को कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स वाले में सुना हो ध्यान से, 1971 में, कशिश याद है? ये जो 3 एक्सिस अलायंस बना ली थी पाकिस्तान ने 1971 में, यहाँ पाकिस्तान, यहाँ चाइना और इस तरफ यूएसए, ये तीनों अटैक करने आ रहे थे हम पे। और उस टाइम पे अगर हम लोग इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन यूएसएसआर के साथ साइन नहीं करते, तो क्या पता मिट जाते पूरी तरीके से, वर्ल्ड के मैप से हो सकता भारत गायब हो जाता है ना। ये चीज है, तो हमें सपोर्ट लेना पड़ा। और आज तक सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी रही, क्या यूएसए आज तक अच्छे रिलेशन निभाते भी आया ना, तो सिर्फ अपने फायदे के चक्कर में। सिर्फ एक ही कंट्री ऐसी है, मतलब इंटरनेशनल सीन की मैं बात कर रहा हूं, जिसने आज तक कभी दगाबाजी नहीं करी, रशिया। आज तक जो रिश्ते निभाए हैं, सेकंड लार्जेस्ट आर्म्स पार्टनर इंपोर्टर जो भारत है, उसका शुरू से लेकर आज तक 2022 के, आज हम 28 अक्टूबर 2022 को बैठे हैं, शाम को 7:04 पर, आज भी इंडिया का स्टेटस वही बरकरार है। जब से इंडिया ने पहचाना है व्हाट इज यूएसएसआर इन द वर्ल्ड, दुनिया में क्या है यूएसएसआर, तब से लेकर आज 7:04 28 अक्टूबर 2022 की शाम तक बिल्कुल वैसे ही रिश्ते हमारे बरकरार है। तो ये चीज़ वो आपसे कह रहा है कि हमने पढ़ी थी कि हमारी प्लान डेवलपमेंट की, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की स्ट्रैटेजी क्या थी, और भारत की सरकार ने उस टाइम पर दरवाजे बंद कर लिए थे और इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई थी। ठीक है, हमारा एम्फेसिस बेसिकली इस बात पे था कि एक्सपोर्ट ओरिएंटेड ग्रोथ को लिमिट करा जाए, लेकिन ये चीज़ हम पे बैकफायर कर गई थी, हमने सब पढ़ा था, याद है ना। अच्छी चीज़ नहीं थी, पर अल्टीमेटली क्या हुआ, प्रेशर में दरवाजे खोलने ही पड़े। और प्रेशर में दरवाजे खोलने के लिए वही घुमा फिरा के एक ही चीज़ है। 1991 में क्या था, ये एलपीजी रिफॉर्म्स, जिसको हम लोग न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी कहते हैं। वही सारी बातें आप सबको पता है, $7 बिलियन का लोन, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक के पास इंडिया गया था। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं? नेहरू जी से जब पूछा गया कि आप किसी को ज्वाइन क्यों नहीं करते हो, तो नेहरू जी का बोलना क्या था? नेहरू जी कहते हैं हमारी जनरल पॉलिसी ये है कि हम अवॉइड करें उलझना किसी भी पावर पॉलिटिक्स में, इसलिए हम किसी भी ग्रुप ऑफ पावर को ज्वाइन नहीं करना चाहते, क्योंकि ये आर्म्स रेस में लगे हुए हैं और दुनिया के स्ट्रक्चर को बायपोलर, मल्टीपोलर, यूनिपोलर, ये इन सब को बनाने में लगे हुए हैं। नेहरू जी कहते हैं इसके आगे, 2 लीडिंग ग्रुप्स टुडे आर, एक रशियन ब्लॉक है और एक एंग्लो अमेरिकन ब्लॉक है। हम चाहते हैं हम दोनों के साथ अच्छे रिश्ते मेंटेन करके रखें और किसी को भी ज्वाइन ना करें। दोनों अमेरिका और रशिया एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली सस्पिशियस है एक दूसरे के लिए, कि उनको डर लगता है कि कोई भी
एक दूसरे के ऊपर हमला ना कर दें। और ये चीज़ ना हमारे लिए रास्ता बहुत डिफिकल्ट बनाती हुई चली आई है, ये वाली चीज़। इसको क्या कहते हैं वैसे पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में, दोनों सस्पिशियस एक दूसरे के लिए, लॉजिक ऑफ डेटरेंस, है ना। ये चीज़ जो है हमें मुड़ने नहीं देती किसी की तरफ, और हम इस चीज़ में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम किसी को ज्वाइन नहीं कर रहे। ये इन्होंने लेटर लिखा था केपीएस मेनन को। ये कौन थे, क्यों लिखा इन्होंने लेटर, थोड़ा सा आगे बढ़ने दो हमारा सिलेबस। हम जो ये क्या एबीपी होता है, एबीपी होता है, जो भी है एबीपी न्यूज़, उस पे जो प्रधानमंत्री एपिसोड्स हैं उस पे देखेंगे तो अब आपको पता लगेगा ये क्यों लिखा था उन्होंने। अब बात करते हैं एफ्रो एशियन यूनिटी की। नैम जब इन्होंने बनाई तो मैंने उस वाली बुक में एक नाम यूज करा था, अंकिता कशिश शैली, सबको याद होगा, याद है बंधन कॉन्फ्रेंस, मैंने एक नाम यूज करा था कि हम पढ़ेंगे अगली वाली बुक में इसके बारे में, है ना। अब देखो जो चीजें नैम से रिलेटेड, नैम की फाउंडेशन से रिलेटेड उस बुक में नहीं थी ना, उस बुक में नहीं थी, अब वो हम यहां पर जानते हैं। गिवन इट साइज, लोकेशन एंड पावर पोटेंशियल, नेहरू ने एक मेजर रोल निभाया इंडिया के लिए वर्ल्ड अफेयर्स में, स्पेशली एशियन अफेयर्स में। नेहरू ने सोचा दुनिया की कंट्रीज को धीरे धीरे करके जो आज़ाद हो रही है उनके उनके साथ बाद में करेंगे, पहले जो हमारे कॉन्टिनेंट में जो हमारे पड़ोसी हैं पहले उनके साथ बात कर लेते हैं, यानी कि एशियन कंट्रीज के साथ बात कर लेते हैं। ये जो एरा था 1940s और 1950s का, इस टाइम पर बड़े सारे एशियन कंट्रीज और अफ्रीकन कंट्रीज, अब एशिया और अफ्रीका दो कॉन्टिनेंट हैं, इनमें बड़ी सारी कंट्रीज हैं, लगभग 55 प्लस कंट्रीज यहां पर हैं और 50 प्लस कंट्रीज यहां पर हैं। तो लगभग 100 प्लस कंट्रीज से 100 प्लस कंट्रीज के साथ क्या हो रहा था इस जमाने में, इस दो डिकेड्स में, 1940s और 50s में नए नए नेशंस इंडिपेंडेंट इमर्ज हो रहे थे। क्यों हो रहे थे, उन सभी देशों के अंदर इंक्लूडिंग इंडिया डी कॉलोनाइजेशन की मूवमेंट चल रही थी, जिनको आज़ादी की लड़ाई कहते हैं, और हमारी डी कॉलोनाइजेशन मूवमेंट का नाम था इंडियन नेशनल मूवमेंट, है ना। ऐसी अलग अलग कंट्रीज की थी। तो यहां पर नेहरू जी जब ये कंट्रीज आज़ाद होती हैं तो इनके लीडर्स बिना टाइम वेस्ट करें इनके लीडर से फटाफट क्या कहते हैं बात करते हैं कि हम सबको ना एशियन यूनिटी बरकरार रखनी चाहिए। एशियन यूनिटी मतलब अगर हम एक ही कॉन्टिनेंट में एक दूसरे के पड़ोसी हैं और कल को हम में से कोई जाकर किसी कोल्ड वॉर के अलायंस को ज्वाइन कर लेता है, तो वही चीज़ नेहरू ने समझाई कि आपको क्या पता कल को कौन जीतेगा, और दूसरे वाले को आप नाराज कर दोगे, तो किसी को ज्वाइन मत करो। होता क्या है, जब एक के साथ भिड़ोगे ना, एक के साथ जब शामिल होगे ना, तो दूसरे के साथ भिड़कर पता चला मौत भी हो सकती है। लेकिन जब तुमने दोनों को ही बोल दिया भाई ना मैं तुम्हारी साइड से लड़ने वाला हूं ना तुम्हारी साइड से लड़ने वाला हूं, तो उनको ये लगेगा, भले ही गालियां देके निकल जाएंगे चार लोग, लेकिन उनको ये लगेगा कि भाई छोड़ना इससे तो क्या ही सपोर्ट की उम्मीद करनी। या फिर ये भी हो सकता है कि दोनों के दोनों अट्रैक्ट करने के लिए हमेशा दोनों के दोनों सपोर्ट करें। अब नेहरू की एक आइडियोलॉजी और समझाता हूं मैं, और हमारे लीडर्स की, इंडिया के लीडर्स के ऊपर तो मैंने आपको ये वाला पॉइंट बताया था ना, उधर मैं इस वाली बात पर चुप रह गया था, मैं बताना चाह रहा था लेकिन मैंने कहा चलो आगे वाले पैराग्राफ में ये वाली बात ज़्यादा अच्छे से बैठेगी। मैंने आपको क्या बताया कि वो ये नेहरू का ये उद्देश्य था कि हमें दोनों से जैसे फॉर एग्जाम्पल सपोर्ट मिलता रहेगा, है ना, कि हम किसी को ज्वाइन नहीं करेंगे। और नेहरू मेनन को लेटर लिखते हुए ये कहते हैं कि हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये अभी जो ज़माना चल रहा है और जो वक्त का दौर चल रहा है ठीक नहीं चल रहा, ठीक है। तो ये इन्होंने बोला, और हम एक उन्होंने न्यू कॉलोनिज्म की बात करी कि दोबारा गुलामी में हमें नहीं आना, ठीक है। लेकिन अब मैं तुम्हें एक ना हायर लेवल की बात बताता हूँ, इसको सुनना, और इससे तुम्हारा दिमाग का ताला खुलेगा कि ऐसा था क्या, मतलब इनके दिमाग में चल क्या रहा था। इनके दिमाग में ये चल रहा था कि अगर हम कल को इंडिपेंडेंट भी रहते हैं, नैम बनाकर रह लेते हैं, तो आप ये सोचोगे यार इनको डर नहीं लगता था ये सारी कंट्रीज को कि कल को अगर सुपर पावर्स ने किसी ने भी अटैक कर दिया तो। यही तो मजे थे, यही तो मजे थे कि पहले ना आपको अगर किसी को भी पता लगाना हो ना कि यार अगर मैं इससे शादी कर लूं या इसके साथ रिलेशनशिप में आ जाऊं, ये मुझे प्यार करेगी या करेगा या कुत्ता बनाकर रखेगी या रखेगा। डोमिनेंस नहीं होनी चाहिए ना कि भाई मेरी आइडेंटिटी नहीं खोनी चाहिए, है ना। लेकिन अब कलेश में अगर मुझे किसी की बात माननी पड़ी तो वो रिलेशनशिप नहीं है, फिर तो वो घसीटता है।
अब हम लोग देखना ये चाह रहे थे मजे से कि कौन हम पे हावी होता है, और हावी अगर कोई होगा क्या दूसरा वाला बोलता है कि नहीं बोलता, तो जो हावी होगा उसको कट कर देना है, और जो उस जमाने में हमें सपोर्ट करेगा उसकी ग्रुप में चले जाना है। ऐसा हम ऑब्जर्व करने की सोच रहे थे। अब वो अलग बात है कि ऑब्जर्व करते 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 क्रिसमस आ गया 1991 का, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया। लेकिन हमने ना मन बना लिया था एक तरीके से, और एक्सपर्ट्स ना हमें ब्लेम भी करते हैं इस चीज के लिए, पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स, हमने पढ़ा था प्रीवियस बुक के अंदर कि जब ये थ्री एक्सिस अलायंस बनी ना, तो देखो औकात दिखा दी ना एक सुपर पावर ने उसके साथ जुड़कर, चाइना और पाकिस्तान के साथ जुड़कर यूएसए ने। तब हमें श्योर श्योर पता लग गया था भैया यूएसए का कैंप तो अल्लाह माफ करे, हाथ जोड़ते हैं हम जयराम जी की। लेकिन ये जो था ना यूएसएसआर का कैंप, यूएसएसआर ने कितने अच्छे से, हमने बस एक बार अप्रोच करा था और यूएसएसआर ने बिना सोचे समझे, कि ऐसा भी नहीं कि 1 साल का दिलासा 2 साल का दिलासा, 20 साल के लिए साइन कर दी ट्रीटी हमारे साथ, और उसका नाम था इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन। तो अंडर हिज लीडरशिप इंडिया ने एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन करी 1947 में। इसके बारे में बहुत कम लोग बात जानते हैं। हमने जो नैम की टाइमलाइन वहां पर पढ़ी थी कशिश, हमें यही लगता है कि नैम डायरेक्ट नैम बन गया था, है ना, यही लगता है ना हमें भी उस बुक को पढ़कर। अब भाई एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं है, अब हर चीज के लिए विकिपीडिया पे थोड़ी ना जाएंगे, इंटरनेट पे थोड़ी ना जाएंगे। वो तो ऐसी बात करता है कि डायरेक्टली नैम बना 1961 में, पहली मीटिंग जहां पर हुई, है ना, बेलग्रेड यूगोस्लाविया में। हमें तो यही यही नॉलेज थी अभी तक। लेकिन आज देखो नैम को मतलब कहते हैं ना, वो जैसे यूएन बना तो यूएन से पहले लीग ऑफ नेशंस था, उसके रास्ते चलते चलते यूएन बना। ऐसी नैम ना सिर्फ बेलग्रेड की यूगोस्लाविया की कॉन्फ्रेंस 1961 में जो होती है उससे एकदम से नहीं बन गया, 5 फाउंडिंग फादर से नहीं बन गया। हुआ क्या, आजादी से कुछ महीने पहले मार्च 1947 में, कब आजाद होता है देश हमारा? अगस्त में। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त, 5 महीने पहले, ठीक है, इंडिया एक ना मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस कन्वीन करता है। अच्छा, आपको ये सारी हरकतें दिखती होंगी ना नेहरू जी की और हमारे लीडर्स की, कि जो चीज होने वाली होती है, आजादी होने वाली थी, संविधान बनने वाला था तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ला दिया, आजादी होने वाली है तो कुछ डिसाइडेड डिसाइडेड भी नहीं है वर्ल्ड का फ्यूचर वगैरह। लेकिन यहां से आप एक चीज, ये एक हिंट ले सकते हो कि आप लोग भी प्रोक्रेस्टिनेट मत करा करो, पहले से ही बहुत महीने पहले के और अपने आने वाले सालों के प्लान बनाकर रखा करो, और एक्शन ओरिएंटेड उसमें हो जाया करो। जैसे अब इन्होंने टाइम वेस्ट नहीं करा कि आज़ादी होएगी फिर हम लड्डू खाएंगे, जलेबियां खाएंगे, बताशे बांटेंगे एक दूसरे में, हग्गियां देंगे एक दूसरे को, किसियां देंगे, तब जाकर फिर हम सोचेंगे कि ऐसा कुछ हमें प्लान बनाना। नहीं, नेहरू ने मीटिंग बुलाई एक, सबसे पहले तो एशियन रिलेशंस कॉन्फ्रेंस की। ये कौन सी एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी? नेहरू ये देख रहे थे वर्ल्ड में, उस टाइम पर एक गिनती कर रहे थे, जो जो एशिया और अफ्रीका की कंट्रीज आज़ाद होती चली जा रही है ना, इनके लीडर्स को दूसरा कोई थॉट आने का मौका ही मत दो, क्योंकि जहां ये लपेटे में आ गई सुपर पावर्स के बहकावे में, महंगी महंगी चीजें देखकर, महंगे महंगे तोहफे देखकर, तो इन्होंने ओरिएंट हो जाना है। और इंडिया को विश्वास था, इन सबको मार्च तक तो पता लग ही गया था कि यार पार्टीशन होके ही रहेगा, कोई नहीं रोक सकता पार्टीशन को, पता लग गया था। और उनको पता था कि पाकिस्तान का जो लीडर्स है मोहम्मद अली जिन्ना वगैरह, ये इतने दोगले हैं जो जाके ज्वाइन कर लेंगे फटाफट, ये नहीं रुकने वाले। क्योंकि आवाम का तो कोई रोल ही नहीं रहता ना उस टाइम पर। आवाम से तो आज भी ड्राफ्ट बिल एहसान करके पूछा जाता है हमारे देश में जब आता है। जब सरकार कोई निर्णय ले लेती है उसके बाद ये कुछ चीजें होती है ना। एग्रीकल्चर बिल जब ये आया, मोदी जी जब ये लेकर आए, अब जब इतना धरना प्रदर्शन हो गया, 1 साल तुमने बिठवा लिया जब लोगों को हाईवे पे, इस पे उस पे, अल्टीमेटली तुम्हें वापस लेना पड़ा। तो लोगों से ही राय पूछ लेते एक बार कि उनको चाहिए कि नहीं चाहिए, और सारी बातें साफ करके रख देते। अपनी अपनी जो चलाते हो, तो ये चीज हमारे देश बहुत अच्छी तरीके से दिखा देता है, भैया इस देश में राजा सिर्फ एक ही जन है और वो है जनता। और ये चीज ना पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट एशिया और अफ्रीका पे लागू होती है। नेल्सन मंडेला का तुम इशू देख लो, नेल्सन मंडेला को देख लो तुम, ब्लैक गैंधी बोलते हैं ना उनको, उन्होंने भी सेम वही वही अप्रोच अपनाई थी अफ्रीका में अंदर। खैर छोड़ो, हम आगे इस पे बढ़ते हैं। तो एशिया रिलेशंस कॉन्फ्रेंस इन्होंने बुलाई मार्च 1947 में, और नेहरू जी की नजर थी कि भैया जो जो लीडर्स ये जो आजाद होते जा रहे हैं, इनका सेकंड थॉट आने का मौका मत दो। क्योंकि जहां इनमें सेकंड थॉट आया, जैसे मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरी कोई बंदी है, अब वो ग्रेजुएट हुई है, जब उसका कॉलेज खत्म हुआ है, मैंने उसको बोला शट अप, तुम कुछ भी नहीं करोगी, तुम मेरे कहने पे अपना करियर डिसाइड करोगी, तुम्हें क्या करना है। ये जो तुम्हें हाई फाई चीजें दिख रही है कि मैं एमबीए कर लूँ, फलाना कर लूँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर लूँ, मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम कल से आ रही हो और मैं तुम्हें यूपीएससी की तैयारी करवाऊंगा गोदी में बैठाकर, ठीक है। ये चीज क्या है कि नेहरू ने सेकंड थॉट का जैसे मौका ही नहीं दिया सोचने का। तो 5 months अहेड ऑफ अटेनिंग इट्स इंडिपेंडेंस, एक 5 महीने पहले इंडिया जो है उसने
फुल फ्लेजेड एफर्ट एक तो मारा। सबसे पहले तो इंडिया ने ना कॉन्फिडेंस कैसे जीता, यहां पर थोड़ी सी मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का एंगल आ रहा है आपको, लेकिन वो आपको हेल्प कर देगा। इंडिया ने ना अर्नेस्ट एफर्ट्स का मतलब होता है सच्चे मन से पूरी। सबसे पहले तो क्या करा कि जो कंट्रीज जस्ट आजाद होने पर थी ना, बिल्कुल बाउंड्री पर खड़ी हुई थी, जैसे होता नहीं कोई तार में उलझ गया और मुझे भागना है, अब ये उलझ गया है, ये खड़ा हुआ उल्लू की तरह उधर, अब मैंने इसको खींच लिया फटाफट, भाई छोड़ यार, अब तू जो यार तेरी पैंट फट गई, कमीज फट गई, तू बस भाग, बाद में देख लेंगे हम। तो जो जो कंट्रीज बिल्कुल एक ब्रिंक पर, एक बॉर्डर पर थी ना आजाद होने के, तो उनकी नेहरू जी ने, इंडिया ने मदद कर दी। जैसे इंडोनेशिया, ये डच के हाथ में इनका रिजीम चल रहा था। डच को, जैसे हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, यहाँ पर डच ईस्ट इंडिया कंपनी इंडोनेशिया को रूल करके रखी हुई थी, ठीक है। तो इसको वो करवा लिया आज़ाद। अब ऐसे बड़े सारी कंट्रीज को करवा लिया। उनकी फ्रीडम स्ट्रगल की मूवमेंट को भारत ने सपोर्ट करा, भारत के लीडर्स ने, नेहरू जी ने सपोर्ट करा। इसके लिए इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस भी रखी गई 1949 में। तो अब एक मुझे एक बात बताओ, जो जस तार में फंसा हुआ था, जिसको जो बाहर निकाल ले, तो अब कल को हम उससे कोई बात बोलेंगे कि भाई यार देख, मैं तेरे को तार से निकाला था, तो तेरे को इतनी एक एटलीस्ट मेरी एक बात तो सुन ले। अब ये सुनेंगे कि नहीं? अब ये नहीं सुनेंगे क्या? तो ये चीज सुनी गई इनके द्वारा। और जिनकी आजादी की लड़ाई को सपोर्ट करके जिनको आजाद करवाया था, वो तो नेहरू जी के साथ मिल ही गए थे। और यही वो लोग थे, अब जाओ अपने बेसिक नॉलेज पे वापस, यही वो लोग थे। ये इसलिए नेहरू जी की दोस्ती इनके साथ इतनी अच्छी हो जाती है। कल मैंने इसलिए इनके नाम बताए थे। ये नेहरू जी, क्वामे नक्रुमा, गमल अब्दुल नासिर, डॉक्टर सुकर्नो और जोसेफ ब्रोज टीटो, इन सब की आजादी की लड़ाई की बुलंद आवाज नेहरू जी ने बहुत जोर से, जोरों शोरों से चिल्ला चिल्ला कर दुनिया के सामने रखी। और इंडिया जो था उस जमाने में बहुत बड़ा सपोर्टर इमर्ज होकर आया डीकॉलोनाइजेशन के प्रोसेस के लिए। और फाइनली ये सारी कंट्रीज आजाद हो जाती हैं। और जैसे साउथ अफ्रीका में जैसे अपार्थीड को हटवाकर और रेसिज्म वगैरह को उसके खिलाफ आवाज उठाकर इंडिया ने सपोर्ट करा। और साउथ अफ्रीका के लोग तो वैसे ही बहुत इज्जत करते थे। गांधी जी इतने सारे साल वहाँ रहकर आए थे। लोगों की जिंदगी में उन्होंने सोशियो कल्चरल चेंजेस जो लाए थे, जो कि वाइट पीपल जो थे वो उनको दबा दबा कर रखते थे ब्लैक लोगों को, तो ये सब चीज़ें भी उन्होंने दूर करी थी। तो साउथ अफ्रीका के लोग तो वैसे ही बहुत हमारी इज्जत करते थे। तो अब होता क्या है, कुछ अफ्रीकन कंट्रीज थी, कुछ एशियन कंट्रीज थी, ये साथ में मिलकर मार्च 1947 के बाद, ये तो एशियन रिलेशन कॉन्फ्रेंस थी जिसमें एशियन कंट्रीज, इंडोनेशिया वगैरह को आजाद करवाया। अब कुछ अफ्रीकन कंट्रीज भी हमारी इज्जत करने लगी थी। तो 1955 में इंडोनेशिया के एक शहर बंदंग, आई रिपीट बंदंग, वहां पर एक कॉन्फ्रेंस होती है, एफ्रो एशियन कॉन्फ्रेंस, जिसको एफ्रो एशियन यूनिटी भी बोला जाता है। या तीसरा नाम आप एक और बोल सकते हैं, एफ्रो एशियन यूनिटी कॉन्फ्रेंस, जिसको हम लोग बंदंग कॉन्फ्रेंस भी बोलते हैं। ये एक ऐसा एरा था विच मार्क द जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है एपिक्स पॉइंट, टॉप पॉइंट, किसी चीज की चोटी, ठीक है, किसी चीज का टॉप मोस्ट पॉइंट। कि इंडिया का जो एंगेजमेंट था न्यूली इंडिपेंडेंट एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज के साथ, इसका ये एपिक्स पॉइंट था कि भारत ने क्या पहचान बनाई है, इतनी सारी कंट्रीज को आजादी दिलवाकर, उनका दिल जीतकर, और उनके सामने इस कॉन्फ्रेंस के आगे आइडिया रखा गया कि देखो हम आज़ाद हो गए हैं, और जो जो आज़ाद नहीं हुए हैं हम उनकी आज़ादी की लड़ाई को सपोर्ट करते हैं, और इन कॉलोनियल रूलर्स को यहाँ से भगाओ। अब इन्होंने ये बोला, देखो जितने लोग आज़ाद हुए हो, हमारी बात आप सभी लीडर ध्यान से सुनो। अपनी कंट्री को कॉलोनियलिज्म के जकड़ में फिर जकड़वाना है फिर से। तो उन्होंने बोला नहीं जकड़वाना, उसी के लिए तो सारी लड़ाई थी, और आपने भी तो उसी के लिए सपोर्ट करा था। तो उन्होंने बोला ये सुपर पावर्स हराम जाते हैं, इनको ज्वाइन मत करना, ये तुम्हारे देश में न्यू कॉलोनियलिज्म लेकर आएंगे। तो फॉर एग्जाम्पल डॉक्टर सुकर्नो ने पूछा, मैं नेहरू फॉर एग्जाम्पल मुझसे पूछा नेहरू जी कैसे, तो मैंने बोला कि देखो अगर तुम उनको ज्वाइन करोगे तो ज़्यादा घुलोगे मिलोगे। मैं कहा, वो बोलता बिल्कुल ठीक है, सुकर्नो बोलता बिल्कुल ठीक है। मैं कहा फिर ज़्यादा मुंह में घुसोगे, ज़्यादा घर में बैठ के चाय पियोगे। मैं कहा बिल्कुल ठीक है। तो मैंने कहा इससे होगा क्या, न्यू कोलोनिज्म की वजह से वो जो तुम्हें बोलेंगे वो तुम्हें करना पड़ेगा, क्योंकि तुम हो तो उनके अंडर ही, तुम सुपर पावर तो हो नहीं। और उसके बाद जब तुम किसी के अंडर रहते हो तो तुम्हारा पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, कल्चरल स्ट्रक्चर सब कुछ चेंज हो जाएगा। और अफ्रीकन नेशंस में आपको एक दोस्तों बात बताऊं, ये ना अपने कल्चर को इंटैक्ट करके रखने में ना बहुत ज़्यादा वो रहते हैं, थोड़े से ना कंजर्वेटिव रहते हैं अफ्रीकन नेशंस, एशियन नेशंस भी।
और यहाँ पर तो जितने नेशंस थे ये तो सारे के सारे कंजर्वेटिव थे अपने कल्चर को प्रिजर्व करने में, क्योंकि एक तो ये अभी नए नए इमर्ज हुए थे, और जिस कंट्रीज में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती ना, तो वो कंजर्वेटिव और ऑर्थोडॉक्स अप्रोचेस को जो अपने उनके देश में चली आती है परंपरा, उनको संभाल के सज के सवार के बहुत रखना चाहता है। तो इनको नेहरू जी की बात समझ में आई, जिस जिसको समझ में आई उसने तो कर लिया, जिसको नहीं समझ में उसको मिडल फिंगर सल्यूट दिखाकर भगा दिया गया। तो फर्स्ट समिट होती है नैम की, विच वॉज कंडक्टेड इन बेलग्रेड, यूगोस्लाविया, सितंबर 1961 में, और नेहरू को फाउंडर थे नैम के अलॉन्ग विथ 4 अदर लीडर्स। ठीक है, इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।